आज पहला दिन था जब बाबू ने पुतली के हाथ में राइफल थमा दी थी। इस तरह बीहड़ों में उसे निहत्थी नहीं छोड़ना चाहिए। पुतली ने राइफल ली और बाबू की ओर इस तरह देखा जैसे धन्यवाद व्यक्त कर रही हो। सूरज डूबते डूबते वे घने बीहड़ों से होते हुए चंबल के किनारे आ पहुंचे। न जाने क्यों पुतली आज थकान महसूस कर रही है। पिंडलियों में कसक उठने लगी है और राइफल उठाए उठाए हाथों की कोहनियाँ और उंगलियाँ दर्द करने लगी हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। शायद होता रहा होगा, पर पुतली ने महसूस कभी नहीं किया था। सुल्तान महसूस नहीं होने देता था। वो चलते चलते पुतली से पूछ लिया करता था, क्यों थकने लगी है क्या? ला मैं तेरी राइफल ले लूँ। नहीं नहीं, पुतली जवाब देती थी, मुझे थकान नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। वो पूर्वापेक्षा अपनी चाल और तेज कर देती थी। सुल्तान मुस्कुराता था और उसकी सारी थकान टूटकर इस तरह बिखर जाती थी जैसे कटोरे से पानी गिरकर फैल गया हो। एक क्षण के लिए पुतली को लगा था वो आवाज़ दे देगी, ठाकुर। सुल्तान गिरोह के आगे आगे चला करता था, मगर वो तो बाबू है। पुतली घुटकर रह गई। हाथ पैरों के जोड़ फिर कसक उठे। 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अब तक बाबू उससे एक शब्द नहीं बोला है। सुल्तान होता तो रास्ता इस तरह चुप्पी में नहीं कटता। दिन डूबने लगा था और सूरज मोर्चा छोड़कर भाग रहा था, बिल्कुल उसी दिन की तरह। उस दिन पुतली को लगा चारों ओर के बीहड़ों से एकाएक ही गोलियां बरसने लगी हैं। भागो, कवर लो। सुल्तान चीख रहा है, ठाकुर मैं मर जाऊंगा। बाबू की घिघी आहट, ले ये रिवॉल्वर। सुल्तान मोर्चे पर आगे बढ़ने लगता है। उसकी गोली और पीछे गत आए बाबू की गोली। धाएं धाएं धाएं। सुल्तान मिट्टी के लौंदे की तरह टीले से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ रहा था। कमीना बाबू, वो आज शेर बना हुआ सीना फुलाए गिरोह के आगे आगे चलता है गीदड़। सुल्तान के जीते जी ठीक से उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। बाबू बहादुराना चाल में आगे आगे चला जा रहा है। पुतली की इच्छा हुई थी उसके नज़दीक पहुंचे और मुंह पर थूक दे, गीदड़, पीठ पीछे वार करने वाला डरपोक। पुतली ने देखा उसके पास ही चलता जा रहा पहाड़ा खांस कर उसकी ओर देखने लगा। वे ही समझौते वाली आंखें। न चाहकर भी वो मुस्कुरा दी। शायद जानबूझकर खांस रहा था वो, ताकि पुतली का ध्यान अपनी ओर खींच सके। पहाड़ा जवाब में मुस्कुराया, बड़ी चोर मुस्कुराहट। वे बीहड़ के बहुत संकरे हिस्से से निकल रहे थे, इतने संकरे हिस्से से कि उन्हें कतारबंद होकर गुजरना पड़ रहा था। एकाएक ही कल्ला चिल्लाया, पुलिस! वे दौड़ने लगे और उसके साथ फायर। एक आवाज़ उठी और गोलियां दरार में सनसनाने लगीं। आगे चलता हुआ बाबू बगैर इधर उधर देखे ओट में जा छिपा। दौड़ती हुई पुतली के साथ साथ पहाड़ा चल रहा था। इधर इधर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर एक ओर ले गया। बीहड़ का एक हिस्सा बूढ़े गिद्ध की चोंच की तरह निकला हुआ था। दोनों उसी में जा छिपे। गोलियां और तेज हो गईं। धूल आंधी की तरह इधर उधर से उठने लगी। पुतली ने देखा बाबू बड़ी असुरक्षित ओट में छिपा हुआ निशाने साध रहा था। पहाड़ा ने गोली चलानी चाही और पुतली ने उसकी राइफल पर हाथ रखकर रोक दिया। फायर मत करो, पुलिस की ओर से हमें अच्छी ओट मिल गई है। अब तक इधर गोली नहीं आई है। इधर से फायर हुआ कि वे हमारी ओर भी गोलियां छोड़ने लगेंगे। पहाड़ा रुक गया। उसने पुतली की ओर देखा। गेहुआ रंग, गठा हुआ शरीर। पुतली बाबू को देख रही थी। उसके इर्द गिर्द बीहड़ी मिट्टी में कई बार गोलियां आ लगी थीं और धूल का धुआं सा उड़ रहा था। पहाड़ा की सांस जोर जोर से चलने लगी। वो गोलियों की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। उसने थूक निगल लिया। होठों पर जीभ फिराकर उन्हें तर कर लिया। पपड़ी जमाई है। बोला, पुतली क्या? मैं तुझे प्यार करता हूँ। जवाब में पुतली ने उसे घूरा। पहाड़ा ने फिर थूक निगल लिया। पुतली मुस्कुराई। तू मुझे प्यार करता है? पहाड़ा ने सिर हिलाया, हाँ। एक गोली उनके सामने से सनसनाती हुई निकल गई। सच में मुझे प्यार करता है? क्यों? हाँ। तो उठा राइफल। पहाड़ा ने यंत्रवत होकर राइफल उठाई, सीधी की। पूछा, किधर निशाना लगाना है? उधर, पुतली ने संकेत किया। पहाड़ा ने निशाना लगाया। धाएं धाएं धाएं। धूल के धुएं में बाबू कई गुलाटें खा गया। अब निकल चल। पुतली ने राइफल उठा ली और पहाड़ा पूर्ववत यंत्र चलित सा उसके पीछे पीछे हो लिया। वे दोनों ओट से निकले और लुकते छिपते पागलों की तरह एक दरार में दौड़ उठे और तब तक भागते रहे जब तक कि बीहड़ों में गोलियों का क्रूर संगीत डूब नहीं गया।
उनके अतिरिक्त गिरोह का कोई भी साथी नहीं भाग सका है। भागा भी होगा तो शायद किसी और रास्ते से ठिकाने पर पहुंचेगा। वे दोनों हाँफते हुए चले जा रहे थे, पुतली आगे आगे, पहाड़ा पीछे पीछे। इस बार 2-1 लोग ही बचेंगे। बड़ा भारी मुकाबला हुआ। पहाड़ा ने चलते चलते कहा, हाँ, गिरोह पूरी तरह टूट गया। कौन कहता है कि टूट गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है पुतली बाई। पहाड़ा बोलते बोलते कुछ हिचकिचाया। आदमी कम हो गए, बहुत कम। उससे क्या होता है, संभालने वाला चाहिए। 4-5 आदमी ही बहुत होते हैं। पहाड़ा चुप हो गया। वे थोड़ी देर उसी तरह चलते रहे। पहाड़ा की इच्छा हुई थी पुतली के कंधे पर हाथ रख दे, उसके चेहरे के पास चेहरा ले आए और होंठ उसके मुंह पर जमा दे। वो रोक नहीं सका खुद को। पुतली, उसने संबोधन एकाएक बदल दिया। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं, पहाड़ा ने मन से अलग कुछ और ही कहा। ला मुझे राइफल दे दे, थक जाएगी तू। पुतली हंसी, एक मुक्त हंसी, खूब उठाकर। कहता है राइफल दे दे, खुशामदी कहीं का, बिल्कुल गीदड़। इस तरह गिरोह चलाएगा। उसने कहा, चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। तुझे तो बोझ नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, पहाड़ा झेंप गया, बिल्कुल औरतों की तरह। और पुतली फिर हंसी, खूब जोर से, बिल्कुल मर्दों की तरह। और न जाने क्यों उसे सुल्तान याद हो आया। पुतली उसके सामने इस तरह हंस सकती थी? वो हंसती ही रही थी, बीच बीच में बोलती भी जाती थी। तूने देखा था बाबू कैसे गुलाटें खा गया? बड़ा मर्द बनता था कमीना। और पहाड़ा विस्मय से उसे देखता रह गया। कितनी बार पूछ लेना चाहता था, इसमें हंसने की क्या बात है, पर नहीं पूछ सका। पुतली उसके दिल दिमाग सब पर हावी हो गई है और वो उसके सामने खुद को चाबी वाले खिलौने के अतिरिक्त कुछ नहीं समझ पा रहा है। हंसते हंसते हाँफने लगी थी वो। कैसे गुलाटे खा गया, बड़ा वीर बहादुर। पहाड़ा गंभीर हो गया। पागल हो गई है बिल्कुल। सारे बीहड़ में एक ही बात करती आई थी, बाबू, गुलाटें, राइफल, और किस तरह मरा था वो। पहाड़ा नहीं चाहता था पुतली इस तरह की बातों में वक्त जाया कर दे। बाबू मर चुका था और पहाड़ा के शरीर में एक पागल बौखलाहट पैदा हो गई थी। मन होता था पुतली को बाहों में भींचकर पीस डाले, चकनाचूर कर दे बिल्कुल। उसने दांत भींच लिए जैसे कुछ जज्ब कर रहा हो। बड़ी देर बाद सामान्य हुई थी पुतली। पहाड़ा ने इधर उधर की बात शुरू कर दी थी। पुतली, थकान बहुत हो गई है, चल आराम कर लें। और पुतली एकदम गंभीर हो गई। बाबू की मौत और सुल्तान की हत्या के बदले में तो वो ये भूल ही गई थी कि उसे सौदे की जरूरी कीमत चुकानी है। पहाड़ा उसे कुरेदती नजरों से देख रहा था। पुतली को विस्मय हुआ, वो मर्द हो गया है। पहाड़ा गीदड़ से आदमी हो गया है, नर। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे थे और फिर पुतली ने बाह पहाड़ा के कंधे पर रख दी थी। जाने क्यों पहाड़ा फिर कहीं खो गया। उसे विस्मय से भरे एक डर ने घेर लिया था। पुतली औरत है या? वो बुझी बुझी चाल में चुपचाप गुफा के भीतर चला गया था। पहाड़ा हाँफने लगा था, उस पहले दिन भी और फिर हर बार। पुतली जब तब उसके कंधे पर हाथ रख देती, और पहाड़ा भयभीत होकर इस तरह उसे देखता जैसे कह रहा हो, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी गऊ हूं। और पुतली ने उसे कभी नहीं छोड़ा। तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो गीदड़ से खरगोश न हो गया। दुबका, डरा और भागता हुआ खरगोश। वो पुतली के कंधे पर मुर्दे की तरह सिर लटकाए पड़ा रह जाता। थूक उसके होठों के किनारों से धार बनकर बह निकलता। रक्त प्रवाह गंदे नाले की तरह रुक जाता और आंखें मूंदने लगती। पुतली उसे झकझोरती। वो हाँफने लगता पर पुतली के कंधे से सिर हटाता। उठ, पुतली उसे धकेलती। ये लुढ़क कर किनारे हो जाता। पुतली उठ पड़ती। उठ, क्या हो गया है तुझे? वो उसे बाहों में भर लेती पर पहाड़ा मुर्दा पड़ा रहता। बीच बीच में बड़बड़ाता, बस पुतली बाई, मुझे नींद, बाहर जा। पुतली उसे इस तरह दुत्कार देती जैसे पैर से ठोकर मार रही हो, जा बाहर। वो उठता इस तरह जैसे अभी गिर पड़ेगा और लड़खड़ाता हुआ सिर झुकाए चुपचाप बाहर चला जाता। ना मर्द। पुतली छटपटाती हुई रोने को हो आती। उसे सुल्तान याद आने लगता। पुतली उसके पास रुई के फाहे की तरह पड़ी रहती थी। और एक ये है पहाड़ा, नाम का पहाड़ा सिंह, इस तरह उसके साथ आता है जैसे खुद रुई का फाहा हो। पुतली हर बार जैसे किसी नदी में डूबती है और निकलती है तो पानी की एक बूंद शरीर पर नहीं होती। कितनी बार मन होता है राइफल उठाए और गोली मार दे इस खरगोश को।
एक बार तो जाने के साजिश में पुतली ने राइफल उठा ली थी, पर दूसरे ही क्षण वो रुक गई थी। पहाड़ा उसके आज्ञाकारी जानवर की तरह है और पुतली के लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसे तन्नो याद हो आई। अब तो बड़ी हो गई होगी। एक चेहरा उभरता है और आंखों के आगे फैलता ही चला जाता है। दो नन्हे नन्हे हाथ उसकी ओर बढ़ते हैं। माँ। तन्नो, वो बुदबुदाई और अनचाहे ही किसी ने बांध लिया उसे। पुतली छटपटाकर रह गई। उसी दिन वायदा ले लिया था उसने पहाड़ा से, एक बार मुझे बरबई तक ले जाकर तन्नू को देख लेने देगा। और पहाड़ा ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर स्वीकृति में हिला दिया था। जल्दी लौटना, पहाड़ा ने कहा, और पुतली ठीक है कहकर बीहड़ के रास्ते पर उतर गई। टॉर्च की रोशनी में यह रास्ता दूर तक बल खाता हुआ एक लंबे दो मुँहे सांप की तरह पड़ा हुआ था। पुतली फुर्ती से बढ़ती गई। बीच में उसने गर्दन उठाकर पीछे की ओर देखा भी था, पर अंधेरे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। पहाड़ा और गिरोह के अन्य डाकू अंधेरे में इस तरह गुमे हुए थे जैसे लिखे हुए अक्षर पर स्याही बिखर गई हो। मूर्ख कहीं के, पुतली ने सोचा और मन हुआ खिलखिलाकर हंस पड़े। वे वहीं बैठे होंगे ये सोचकर कि पुतली बाई लौट आएगी। जाते वक्त पहाड़ा ने कहा था, देख रात बहुत न बीतने पाए, यहाँ से जल्दी ही निकल जाना पड़ेगा, तो 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। और पुतली ने स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिला लिया था। पागल कहीं का, समझता है पुतली उसकी बांदी है। औरत के सामने बर्फ हो जाता है, औरत रखेगा। पुतली ने अगला कदम बढ़ाते बढ़ाते निश्चय किया, उसे बरबई में पहुंचते ही सबसे पहले क्या करना होगा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं था, सोचे हुए को एक बार मन में ताज़ा भर कर लेना था। पुतली गांव में घुसेगी, फिर घर पहुंचेगी और जाते ही असगरी को खबर देगी तो जल्दी से जाकर थाने पर खबर कर दे। पहाड़ा सिंह का पूरा गिरोह मरवा सकती है पुतली, फौरन आए। थोड़ी ही देर में दरोगा आ जाएगा और पुतली शर्त रख देगी, मेरी जिंदगी की पूरी गारंटी और माफ़ीनामा दिलवाओ तो पहाड़ा और उसके 5 साथियों की लाश तुम्हारे सामने होगी, बोलो। पुतली जानती है कि दरोगा ये मंजूर कर लेगा और फिर पहाड़ा और उसका गिरोह साफ करवा देना कठिन नहीं होगा। एक बार ये ठंडे आदमी खत्म हो गए तो पुतली आज़ाद हो जाएगी। सारे कलंक, अपराध, सब कुछ से माफ़ी पाकर वो फिर से बीहड़ों की कैद से आज़ाद हो जाएगी। उसने चाल तेज कर दी। बरबई की सीमा शुरू हो गई थी। ये सामने वाला नाला पार करते ही पुतली गांव में पहुंच जाएगी। एहतियात के तौर पर उसने टॉर्च बंद कर दी। चाल अपने आप धीमी हो गई। बहुत चाह कर भी वो तेज नहीं चल पा रही थी। अंधेरे में ना तो रास्ते का अनुमान हो पाता है और न कदमों का, पर लाचारी है। उसने सोचा, टॉर्च जलाना खतरे से खाली नहीं है। बरबई का हर बच्चा पहचानता है उसे। उसने बड़ी सावधानी से नाला पार कर लिया। अब वो गन्ने के खेतों की मेड़ के सहारे सहारे आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में उसे कई जगह रुक जाना पड़ा या वो बचाव कर निकली। कई जगह लोग या तो अलाव जलाए हुए गपशप कर रहे थे या खेतों के आसपास घूम रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर के द्वार पर थी। उसने चौकन्नेपन से चारों तरफ फैले हुए सन्नाटे को घूरा, फिर आश्वस्त होकर कि दूर दूर तक कोई नहीं है, दरवाजे पर अंगुलियां थपथपाई। दबे स्वर में कहा, तन्नो। कौन है? दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खुला। लालटेन लिए हुए असगरी सामने थी। इससे पूर्व कि चौंक कर वो कुछ कहे, पुतली फुर्ती से उसे पीछे धकेलती हुई घर के भीतर हो गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तू? असगरी की सांस जोर जोर से चलने लगी थी। वो इस तरह घबरा गई थी जैसे सांप देख लिया हो उसने, पैर के बिल्कुल करीब। तो कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। पुतली आराम से बैठ गई। उसने इधर उधर की बात किए बगैर तुरंत योजना पर अमल शुरू कर दिया। असगरी को समझाने लगी कि किसी तरह दरोगा तक खबर पहुंचानी है। उससे कहना है कि अकेला ही आए और फिर पर कहीं वे तुझे ही न पकड़ लें। असगरी ने संदेह रखा। नहीं, वे मुझे नहीं पकड़ेंगे। मुझसे ज़्यादा जरूरी पहाड़ा का गिरोह है। पर तूने सोच लिया है ना? असगरी का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, खूब अच्छी तरह, पुतली बोली। बस अब तू देर मत कर, जा। असगरी ने फिर कुछ नहीं कहा। लालटेन उठाई, खूंटी पर टंगा चादर उतारा और बाहर जाने लगी। और सुन, पुतली ने उसे टोका, दरोगा से साफ साफ कह देना अकेला आए। प्लाटून उस वक्त साथ ले जब गिरोह तक चलना हो। ठीक है। असगरी बाहर निकल आई। पुतली भीतर वाले कमरे में आई। तन्नो सो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेना चाहा, पर रह गई। हवा में फैले हुए हाथ उसने वापस खींच लिए। गोल गोल आंखें, भरा चेहरा, उलझते से बाल,
बिल्कुल पुतली की तरह। वो टकटकी बांधे तन्नों को देखती गई। कितनी अभागिन है पुतली, अपने बाग का फूल भी अपने पास नहीं रख सकी। चिमनी की हल्की रोशनी में तन्नो उकड़ू लेटी हुई थी। पुतली देर तक उसे देखती ही रही। फिर एकाएक ही उसने अपने मुंह पर बुद्धि का भारी पत्थर रख दिया। बीहड़ों के अंधेरों से लिपटा हुआ पहाड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दरोगा को जल्दी आ जाना चाहिए। पुतली के पास अधिक वक्त नहीं है। वो चाहती है कि तुरंत घेरा पड़े और बीहड़ों के कलंक मिट जाएं, ताकि पुतली आज़ाद हो सके। एक बार फिर वही चिरपरिचित चेहरे हों, गांव गैल हों और तन्नों की तुतली बोली हो। बीच बीच में वो कभी घर और कभी तन्नों को देखती रही। इस सब के साथ जैसे बंधी हुई है पुतली। और आज जब अरसे बाद लौटी है तो इस कमरे की हर चीज़ सवाल कर रही है, कहाँ थी तू, कहाँ थी। और पुतली का जी हर चीज़ से लिपट कर रो उठे। देर तक लिपटी रहे और रोती रहे। उधर आले में रखे घुंघरू, अरगनी से लटकी सरंगी, कोने में धूल ओढ़े पड़ा हारमोनियम, सब किस तरह देख रहे हैं उसे। वो थकने सी लगी। दिमाग पर गहरा बोझ चढ़ गया है, दर्द और खुशी का बोझ। ये सब फिर से पुतली को मिलने वाला है। कैसे इस खुशी को संभाल पाएगी पुतली। वो कमरे से अलग मुख्य दरवाजे तक आ गई। किवाड़ खोले और बाहर अंधेरे में झांका। मुमकिन है असगरी आ ही रही हो। ये क्या, चौंक गई पुतली। अंधेरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई, कुछ पदचापें। इसका मतलब है पुतली ने फुर्ती से किवाड़ बंद कर दिए और पिछवाड़े की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा दूर टॉर्च जली और बुझ गई। तेजी से वो भागने लगी। संदेह सही था, पुलिस घेरा डाल रही है। निश्चय ही असगरी से खबर पाते ही दरोगा ने पहले पुतली को गिरफ्तार कर लेना ठीक समझा होगा। एक जगह ठोकर खाकर वो गिर पड़ी तो उसके हाथ से राइफल छूट गई थी। उसने जल्दी जल्दी उसे ढूंढा और मिलते ही फिर भाग खड़ी हुई। बीच में एक बार उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी झोपड़ी के इर्द गिर्द कई टॉर्चों की रोशनियां हो रही थीं। वो और तेज भागने लगी। वे उसे नहीं पा सकेंगे, धोखेबाज। वे पुतली को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेना चाहते थे। वो भागती गई। जल्दी ही उसने नाला पार कर लिया था और हाँफती हुई बीहड़ों में उतर आई थी। वे उसे मार देते या पकड़ लेते। और पुतली ना तो आवारा कुत्ते की मौत मरना चाहती है और ना ही उनके हाथों एक अपराधी की तरह पड़कर फिर से थाने की रातों की रौनक बनना चाहती है। उसे शांति की जिंदगी की तलाश है। उसे जीने की इच्छा है। वो तन्नों के लिए जीना चाहती है, पर उस तरह नहीं जिस तरह पुलिस जिंदा रखेगी। वो बदहवास दौड़ी ही जा रही थी। कई जगह ठोकरें खाकर गिरी, उठी और फिर दौड़ने लगी। कहाँ होगा पहाड़ा। बीहड़ों में कहीं भटक तो नहीं जाएगी पुतली। एक जगह अंधेरे में रुककर वो चीख पड़ी, पहाड़ा। आवाज़ गूंजी और डूब गई। वो फिर भटकने लगी, चीखती हुई, पहाड़ा पहाड़ा। आवाज़ गूंजती रही और धीरे धीरे डूब गई। वो हाँफने लगी थी। एक बार पुनः बदहवासी से भरी दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। आवाज़ गूंजी, पहाड़ा। जवाब में एक आवाज़ आई, मैं इधर हूँ, इधर। और पुतली आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगी। मैं लौट आई हूँ मैं। और फिर वो उस टीले पर पहुँच गई जहाँ पहाड़ा था। वो लिपट गई उससे, बिल्कुल बच्चों की तरह बड़बड़ाने लगी, मैं लौट आई हूँ, अब कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। वे मुझे मार डालना चाहते हैं, वे पुलिस के कुत्ते। और पहाड़ा, ठंडा पहाड़ा उसे बाहों में थामे खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया है पुतली को। अतृप्ति और प्यास के मरुस्थल में पुतली दौड़ती जा रही है। देर सी प्यासें लिए तन्नों की प्यास, समाज में फिर से लौट जाने की प्यास और प्यार की प्यास। सारी जिंदगी इस तरह बीती जा रही है जैसे हर प्यास पर एक घूंट लिया हो पुतली ने और पानी छलना बन गया हो। कभी कभी उसे अचरज होता है, चंबल के अथाह जल के करीब खड़ी रहकर भी वो सारी जिंदगी प्यासी रही। ये प्यास धीरे धीरे प्रतिशोध बनती गई है और अब पुतली जितना जो कुछ पा भी जाती है, लगता है कि वो अपूर्ण है। एक घूंट का छलावा। अब वो कुढ़ती या रोती नहीं है। चटकता हुआ गला धीमे धीमे आग बनकर उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है और वो हर अच्छे बुरे में प्रतिशोध ढूंढती है। प्रतिशोध। उसे कोई अपना नहीं लगता, कुछ भी सुख कर नहीं रह गया है। वसंत की मादक हरियाली, घर गांव, पनघट, खेत और कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस की धुआंधार गोली वर्षा में जूझ जाने वाले साथी, सब अविश्वसनीय हैं। धोखा यदि कोई चीज़ है तो वो है इन सब से बदला।
पुतली ने निश्चय कर लिया था कि वो इन सब से बदला लेगी। एक प्यास ने दुनिया के हर समुंदर को सूख डालने का निश्चय किया था और फिर सचमुच एक झूठ सच होता चला गया, पानी में आग लगाने का झूठ।